दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस नई वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में, जो कहीं ना कहीं इससे काफ़ी क्वेश्चन के बार बार एग्जामों में आकर करके आपको फंसाने का काम करते हैं, तथा आपको जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे या आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं, तो इस सेगमेंट से बार बार बहुत सारे क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलते होंगे। तो दोस्तों, कहना चाहेंगे कि यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपको बार बार मिलते रहे। तो शुरू करते हैं आज के इस क्विक रिवीजन सीरीज को, जो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, या 1753 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, 1858 का भारत शासन अधिनियम? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही भारत बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। इसी एक्ट के माध्यम रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही एक संवैधानिक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की जाती है। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1853 का चार्टर अधिनियम, या 1858 का भारत शासन अधिनियम? तो इस प्रश्न का जो सही होगा वो होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया? 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस के माध्यम से ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है, तथा एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की जाती है। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। उसमें सदस्यों की संख्या थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दो होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5? तो इसका जो सही उत्तर होगा, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की जाती है, तो उसकी जो सदस्यों की संख्या होती है वो 4 होती है। यानी इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर सी होगा। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में गलत है? विकल्प 1 है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी की प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। इसके द्वारा मद्रास मुंबई गवर्नर जनरल के लिए अधीन हो गए। या डी है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी कि पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? 1700
1873 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, या 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा, या 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना, इन कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। अगर बात करें कि इसके जो प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे तो वो एलिजा एम्पे थे। अब दोस्तों आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? किस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था? 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस प्रश्न का जो सही होगा वो होगा विकल्प डी, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? किस एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों में के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1853 का चार्टर अधिनियम, या 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की का गठन किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? किस एक्ट द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, 1873 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर बी, यानी 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से के द्वारा कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1919 को भारत शासन अधिनियम, 1935 को भारत शासन अधिनियम, 1884 का फिट्स इंडिया एक्ट, या 1853 का चार्टर अधिनियम। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर होगा 1853 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों आता है 11 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 का निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया तथा इसे विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया? तो इसके विकल्प हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम, या 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इस प्रश्न का जो सही होगा वो विकल्प नंबर सी, यानी 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1853 के यानी 1853 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में गलत है? इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारत में गवर्नर जनरल की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत केंद्रीय विधान परिषद के स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया, यह विकल्प सी है। इस अधिनियम की मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। विकल्प डी है, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प सी। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया? 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, 1858 का भारत शासन अधिनियम के माध्यम से, 1909 के भारत परिषद अधिनियम, या 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा
1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को छीन करके ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया जाता है। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बार बार आपको एग्जामों में पूछता है। किस अधिनियम के द्वारा भारत राज्य के राज्य सचिव पद का सृजन किया जाता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, 1833 का चार्टर अधिनियम या 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर डी, 1858 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया? 1858 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1858 का अधिनियम के माध्यम से ही भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय करार दिया जाता है। इसी अधिनियम के माध्यम से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी के से अधिकारों को छीन करके उसका ब्रिटिश ताज के अधीन यानी ब्रिटिश ताज के सम्राट के अधीन कर दिया जाता है। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत संदर्भ में सही नहीं है? यानी कौन सा ऐसा कथन है जो भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में गलत है, ये बताना है। तो विकल्प एक है, इस अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड ऑफ निदेशक कोड को समाप्त कर दिया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव पद का गठन किया गया या नियमित निकाय थी, या भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, या इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा कहीं ना कहीं विकल्प नंबर डी। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों बातें हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, वर्ष 1881 में लॉर्ड कैनिंग ने निम्नलिखित में से किसे भारत परिषद अधिनियम में मनोनीत किया था? सर दिनकर राव, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल या प्रद्युम्न सिंह। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर एक, सर दिनकर राव को लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में मनोनीत किया था। अब दोस्तों क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 1861 की भारत परिषद अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके द्वारा विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि पर उन्हें बजट कर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। विकल्प बी है, ब्रिटिश सरकार के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम एक निर्णायक कदम था, या विकल्प सी है, इस अधिनियम में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई, या इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी इस अधिनियम के माध्यम से ही मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियाँ दे करके शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। दोस्तों बात है क्वेश्चन नंबर 20 पे, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन तक डिस्कशन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1892 के अधिनियम के संदर्भ में सही नहीं है? इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। विकल्प बी है, इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिक प्रश्नों उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया, या विकल्प सी है, इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था,
या विकल्प डी है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो कहीं ना कहीं होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती। यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, यानी गलत बताना था, तो इस प्रश्न का सही जो होगा वो विकल्प नंबर डी होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।